हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 का चैप्टर और चैप्टर जो है वो 11वां है और इस टॉपिक का नाम है विद्युत। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक जो भी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर बात हो रही है चैप्टर 11 की, अध्याय 11 की। नाम क्या है? विद्युत। यानी आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में वो जानकारियां लेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होती हैं। वैसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे इसमें जो है वो फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको उन पर नहीं जाना है। आपके यूपीएससी और यूपी पीसीएस या इस तरीके की जो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें कुछ बहुत चीजें इसमें डायरेक्ट पूछी जाती हैं, कुछ इनके बेसिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी की सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर की सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो भी हैं उन्हें हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को आप समझकर और इसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो पाए आपके एग्जामिनेशन में, जिससे आपका एग्जाम निकल सके। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे देखते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा और परिपथ, पहली बात तो विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। तो सीधी सी बात है, आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता रखा है कि आवेश होते हैं। आवेशों के बारे में हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। आवेश आपने सुना होगा, याद होगा, वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में आपको बताया था। उस वक्त मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होते हैं, ये सब बातें बताई थी ना। प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होते हैं, ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो आवेश होते हैं, ठीक है, इन आवेशों का जो प्रवाह होता है, ठीक है, इन आवेशों का जो प्रवाह होता है वो आपको विद्युत धारा, आपकी विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। तो आवेशों के प्रवाह को जो एक समय पर होता है, एक समय में विद्युत आवेशों के प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा के रूप में जानते हैं। तो वही चीज यहां पर एनसीईआरटी ने कहा है कि यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होते हैं, अच्छा सीधी सी बात है, ये जो आवेश होता है वो कहां पर उत्पन्न होगा? ज्यादातर चालक में होगा, कंडक्टर में होगा, ठीक है। कंडक्टर जो कि जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें आवेश पाया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब विद्युत आवेश जो होता है वो किसी चालक में प्रवाहित होता है, ठीक है, प्रवाहित होता है, तो हम कहते हैं चालक में विद्युत धारा है। क्या बोलते हैं? चालक में विद्युत धारा है। तो यहां पर क्या होता है? विद्युत धारा के सतत तथा बंद पर, अच्छा यहां पे क्या लिखा गया कि विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित, ठीक है, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित आवेश के परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी चालक के अंदर, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल वे में विद्युत धारा के रूप में जानेंगे। तो आवेशों का जो ये मूवमेंट होता है इसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। उसी के परिमाण को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है एक समय में, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में, ये याद रखिएगा। तो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी ने क्या कहा? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश, वही धन आवेश, ऋण आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह सकते हैं। यानी इसको सामान्य भाषा, उसमें अगर इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने लिखी उस हिसाब से देखें तो आप ये कह सकते हैं विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मामला यहां पर यह आ जाता है कि जैसे विद्युत धारा की बात अगर हम कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है और इसमें जो है वो विद्युत आवेश प्रवाह कर रहे हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऋण आवेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होते हैं। और विद्युत धारा, हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा को धन आवेशित माना जाता है। तो यह माना
जाता है कि जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब इधर प्रवाह करते हैं तो इसकी उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को कैसा माना जाता है? धनावेशित माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। तो जब किसी भी चालक में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं उसके अपोजिट साइड माना जाता है विद्युत धारा बह रही होती है। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा। तो यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है तथा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका मतलब यह हुआ किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेशित है के प्रवाह की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो विद्युत धारा की दिशा कुछ इधर की तरफ होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा जो है वो क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट साइड उसको माना जाता है क्योंकि उसे धन आवेशित माना जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये जो विद्युत धारा बहती है ये जिस सर्किट में, मान लीजिए इस सर्किट में बहती है, जिस क्या बोलते हैं कंडक्टर जो होता है यानी कि जो आपका चालक होता है, तो इस चालक में जब विद्युत धारा बह रही है चालक के अंदर तो एक बंद परिपथ में, ठीक है, बंद परिपथ में ये विद्युत धारा बह रही होती है। तो ये जो परिपथ होता है जिसमें ये विद्युत धारा बह रही होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जो ये जो बंद परिपथ है जिसमें ये विद्युत धारा बह रही होती है तो इसे ही हम लोग विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ, यानी वो पथ, वो रास्ता जिसके अंदर विद्युत धारा बहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। तो वही बात यहां पर बोली गई है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ के नाम से जाना जाता है। तो एक आपको समझ में आ गया विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, आवेश वाली बात आपको समझ में आ गई, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया, और साथ ही साथ वो पथ, वो रास्ता जिसमें विद्युत धारा बह रही होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भैया ये जो विद्युत परिपथ है, ये विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा मैंने क्या बताया था कि जो चार्जेस होते हैं यानी जो आवेश होता है वो एक नियत समय में जितने चार्जेस एक नियत समय में प्रवाह कर रहे होते हैं उसे विद्युत धारा बोलते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करें, I मतलब हो गया विद्युत धारा और Q हो गया जो आपका आवेश हो जाता है और T हो गया टाइम, तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T कहा जा सकता है, ठीक है। इसे मतलब इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T के रूप में इसे जाना जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत जो आपका प्रवाह हो रहा होता है उसका जो फॉर्मूला है यानी विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है वो Q अपॉन T है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q अपॉन T है। अब इसका मात्रक क्या होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जो करंट होती है, विद्युत धारा होती है, उसका मात्रक किससे इसको मापा जाता है? तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा जाता है, इसे एम्पियर से मापा जाता है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है वो एम्पियर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? एम्पियर कहलाती है। अब कुछ ऐसी धाराएं हैं जो बड़ी छोटी धाराएं होती हैं, बहुत छोटी विद्युत धाराएं होती हैं, तो वो एम्पियर में ना नापकर बल्कि छोटी छोटी यूनिट में, उनको छोटे छोटे मात्रकों में उन्हें नापा जाता है। जैसे कि छोटी धाराओं को नापने के लिए मिली एम्पियर का उपयोग करते हैं। तो एक एम्पियर से ये छोटी होती हैं यानी 10 की घात -3 एम्पियर जो होता है वो होता है 1 मिली एम्पियर। तो छोटी विद्युत धाराओं को, अल्प परिमाण की विद्युत धाराओं को नापा जाता है मिली एम्पियर में, या फिर माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? माइक्रो एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का यानी 10 की घात -6 एम्पियर बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो जो हमारे अल्प परिमाण की विद्युत धाराएं हैं उनको माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है। तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में नापा जाता है किसको? जो अल्प परिमाण वाली विद्युत धाराएं होती हैं, और नॉर्मली इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब एक मशीन होती है, एक यंत्र होता है मेरे बच्चों, जिससे इनको नापा जाता है, मतलब इस विद्युत धारा को नापा जाता है, और उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एमीटर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा एमीटर। तो वो यंत्र
जो विद्युत धारा को नापने का काम करता है, परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम जिस यंत्र द्वारा होता है उसे एमीटर के नाम से जानते हैं, उसे एमीटर के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर देखिए पूरा का पूरा परिपथ बनाकर दिखाया गया है, विद्युत परिपथ बनाकर दिखाया गया है। अब विद्युत परिपथ में ये एमीटर हो जाता है, ये की हो जाती है जिसको आप ऑन ऑफ जो जहां से करते हैं, ये की हो जाती है। इसके अलावा ये जो है सेल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां से डेवलप होते हैं, और ये आपका बल्ब दिखाई पड़ता है। ये सारी की सारी एक सर्किट बनती है, यानी ये पूरा का पूरा जो है विद्युत परिपथ बनता है। इसको यहां पर दर्शाया गया है, ये बनाने की जरूरत नहीं, बस एक आप समझ लीजिएगा। अब बात होती है कि विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। अब सीधी सी बात है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्थान से दूसरे, यानी आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत जो है वो धारा उत्पन्न होती है। लेकिन विद्युत धारा लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब मान लीजिए किसी भी चालक है उसमें जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे तो उसकी उल्टी दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये तब तक नहीं मूवमेंट कर सकते हैं चालक में जब तक कि इनमें विभवांतर यानी इनके विभव में अंतर ना पाया जाए, यानी इनमें जो है वो डिफरेंस, मतलब इनके जो कह सकते हैं कि आपका जो चार्जेस होते हैं उनमें डिफरेंसेस ना पाए जाए। मतलब इसको सिंपल से भाषा में इस तरह से समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कि ये एक आपको ग्लास दिया गया, यानी कि एक पात्र दिया गया जिसमें पानी भर दिया गया, ये दूसरा पात्र है इसमें भी उतना ही पानी भर दिया गया, ठीक है। तो ये जो दोनों पात्र हैं वो बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं, एक ही मेज पर रखे हुए हैं, बराबर पानी भरा हुआ है। अगर इनके दोनों के बीच में एक पाइप जोड़ दें हम लोग तो ना पानी इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, क्योंकि इनके बीच में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं मौजूद है। लेकिन अगर इसी जगह पर हम लोग क्या करें बच्चों कि अगर इस पात्र को, ठीक है, ये जो पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, इस पात्र को इस पात्र से थोड़ा सा अलग कर दें, यानी कि इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रख दें, ऊंचाई पे रख दें, यहां पर रख दें, और यहां पर पानी उतना ही भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि इसको एक ऊंचाई पर रख देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाएगा, अगर इनको हम एक नली से जोड़ दें, आपस में एक नली से जोड़ दें, तो इसकी वजह से गुरुत्व बल के कारण इनमें दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा। दाबांतर यानी ये यहां पे थे तो यहां पे कोई दाबांतर नहीं था, इसकी वजह से ना पानी इधर जा रहा था ना पानी इधर जा रहा था। लेकिन अगर इसी को हम एक ऊंचाई पर रख देते हैं, और जब ऊंचाई पर रखने के बाद हम रख देते हैं तो इनमें क्या, और इनको एक नली से जोड़ देते हैं, पाइप से जोड़ देते हैं, तो इनमें एक दाबांतर उत्पन्न हो जाता है, और यह दाबांतर गुरुत्व के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पानी फ्लो होकर नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। जब इनमें दाबांतर उत्पन्न हो जाएगा और यहां का पानी यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। तो मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवाहित हो सकते हैं जब दो पॉइंट पर, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव में अंतर पाया जाए, विभवांतर पाया जाए, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर हो, यानी कि इनमें चार्जेस में कुछ अंतर हो, तभी ये जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगी। तो अब इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है, यानी विभवांतर, यानी कि विभवांतर को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, यानी कि इनके वैद्युत दाब में अंतर को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। तो इनको उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरी की जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उनमें बैटरी का उपयोग कर लेते हैं। तो जब बैटरी का उपयोग किया जाता है, विद्युत सेलों का उपयोग किया जाता है या बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो बैटरी जो होती है वो अपने उसके अंदर रसायन भरे होते हैं। तो ये जो रासायनिक क्रिया करती है, रासायनिक जब क्रिया होती है तो बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को जब खर्च करती है तो उससे क्या होता है कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सर्किट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक बल मिलता है, एक पुश मिलता है, जिससे वो चार्ज होकर वो क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, और फिर फाइनली क्या होता है कि आपकी सर्किट के अंदर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत जो प्रवाह होता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, तो शुरू हो जाता है। तो बिना विभवांतर के ये पॉसिबल नहीं है। तो वही बात जो इन्होंने लिखी है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत दाब
में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो चालक में वैद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव में संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। वही जो मैंने आपको बात बताई, वही सब चीजें यहां पे एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। तो विद्युत दाब में अंतर उत्पन्न कैसे किया जाता है? बैटरी लगाकर, ठीक है, तभी ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट होती है। ठीक है, अब बात होती है कि दो बिंदुओं के जो बीच विभवांतर होता है, दो बिंदुओं यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको V से डिनोट करते हैं और ये होता है किया गया कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। तो आवेश के बराबर होता है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है और किया गया कार्य बटे आवेश के बराबर होता है। यानी इसको अगर डिनोट करें हम लोग तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो, V इज इक्वल टू W/Q। तो अब इसमें आपसे यह सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो विद्युत विभवांतर होता है यानी विद्युत दाब में जो अंतर होता है उसका एसआई मात्रक यानी उसको नापने की इकाई क्या है? उसकी नापने की इकाई बच्चों वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी तो आपसे यह सब पूछेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा। बस स्टेट पीएससी वगैरह जो होते हैं, पीसीएस वगैरह होते हैं, वो उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि विद्युत विभवांतर जो होता है उसका जो है मात्रक क्या होता है, तो वो बताएंगे, वोल्ट बताएंगे। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है और साथ ही साथ इसको एक यंत्र से नापा जाता है। यानी कि एक सर्किट के अंदर दो बिंदुओं पर जो विभवांतर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे किससे नापा, उसको किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? उसे वोल्ट मीटर के रूप से नापा जाता है। तो वो यंत्र जो कि विद्युत विभवांतर को नापने का काम करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, उसे वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आगे जो है विद्युत परिपथ आरेख दिए गए हैं, मतलब विद्युत जब एक परिपथ बनाया जाता है तो उस परिपथ में क्या चीज कैसे दर्शाई जाती है, उसको कैसे किस प्रतीक से दर्शाई जाती है, उसको यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है। लेकिन वो किसी आपके काम का नहीं है क्योंकि आपको विद्युत परिपथ बनाने को ना आएगी, ना उसको आपको समझाना है, ना समझना है। लेकिन फिर भी आप एक जनरल चीजों के लिए एक बार इसको देख सकते हैं। जैसे विद्युत सेल है उसको ऐसे दर्शाया जाता है, बैटरी है तो बैटरी और सेलों का संयोजन है तो इसको ऐसे दर्शाया जाता है, प्लग कुंजी है, ठीक है, तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है, बंद, ये खुली कुंजी है तो मतलब खुला प्लग है तो इसको ऐसे दर्शाया जाएगा, बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच है तो ऐसे दर्शाया जाएगा। इसके अलावा जो है बिना संधि के तार क्रॉसिंग है तो ऐसे दर्शाया जाए, विद्युत बल को ऐसे दर्शाया जाता है, प्रतिरोधक को ऐसे दर्शाया जाता है, मतलब इस तरीके से एमीटर को ऐसे, वोल्टमीटर को ऐसे दर्शाया जाता है। तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये आपसे कहीं पर डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी। अब बात आती है ओम्स लॉ की, यानी ओम का नियम की आती है। अब ये जो ओम्स लॉ होता है ये क्या कहता है, बस सुनिएगा, बस यही चीज आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाएगी कि ओम का नियम किस चीज को दर्शाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि किसी चालक के सिरों में जो विभवांतर होता है, मान लीजिए कि कोई चालक है, उनके सिरों के बीच में जो विभवांतर यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनमें और उनमें जो धारा बह रही है, विद्युत धारा जो बह रही है उस चालक के अंदर, उनके बीच में जो क्या कह सकते हैं, उनके बीच में जो संबंध है, ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा बह रही है और साथ ही साथ विभवांतर जो है, एक चालक के विभवांतर, एक चालक के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर और उसमें जो बह रही धारा है, विद्युत धारा, उनके बीच में जो संबंध होता है उसको दर्शाने का काम कौन करता है? ओम का नियम कहता है, ओम का नियम बताता है। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध को दर्शाने का काम कौन करता है? ओम का नियम करता है। तो वो क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ओम का नियम क्या दर्शाता है बच्चों? ओम का नियम दर्शाता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब यह हो जाता है कि धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि अगर विद्युत परिपथ में जो विभवांतर होता है बच्चों, ठीक है, विभवांतर होता है, अगर जितना विभवांतर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होगा। तो दो सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, ये सिरा और इस सिरे के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इसमें करंट बह रही है, इनमें संबंध यह होता है कि आपके किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित
प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी कि जो करंट होती है और विभवांतर जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जब हम इसको हमने कैलकुलेट किया तो एक नियतांक निकल कर आया और इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसको V इज इक्वल टू आई आर निकल के आया। इसमें R क्या होता है, R एक नियतांक होता है और ये जो नियतांक होता है R जो है बच्चों, ये जो है रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि प्रतिरोधक कहा जाता है। अब सो कहेंगे सर ये प्रतिरोधक क्या होता है, तो कोई भी चालक होता है, तो कोई भी चालक जिसमें विद्युत प्रवाह करती है उसके अंदर एक नेचुरल गुण होता है कि वो विद्युत धारा को का प्रतिरोध करता है, वो विद्युत धारा को फ्लो होने से विद्युत धारा के बहने को रोकने का काम करता है, प्रतिरोध करने का काम करता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रतिरोधक बोलते हैं। तो हम क्या मैंने बताया कि किसी भी चालक के अंदर एक नेचुरल गुण, एक प्राकृतिक गुण होता है विद्युत धारा को रोकने का। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वही बात यहां पर कही गई है कि किसी दिए गए धातु के लिए दिए गए ताप पर R एक नियतांक है और इस जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह का जो प्रतिरोध करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, ओम। ठीक है, ओम होता है। ठीक है, और इसे दर्शाते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से दर्शाने का काम करते हैं। ग्रीक भाषा में इसको इस तरीके से दर्शाने का काम करते हैं। तो इसका एसआई मात्रक याद रखिएगा, ओम है, और से इस ग्रीक भाषा में इस तरीके से दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ओम का नियम किसके लिए है, और इसमें एक नियतांक निकल कर सामने आ जाता है जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो बच्चों प्रतिरोध होता है, ठीक है, प्रतिरोध होता है ये विद्युत धारा जो प्रतिरोध, अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था कि जो प्रतिरोध होगा वो विद्युत धारा को रोकने का काम करेगा, विद्युत धारा को रोकने का काम करेगा, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं उनको उनके अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, अपोजिट काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस को फ्लो के अपोजिट काम कर रहा है। तो यहां पर बात हो रही है कि हाँ, तो इसको अपोजिट काम कर रहा है। तो अब यहां पर बात हो रही है सर कि ये जो आपका प्रतिरोध होता है ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधी सी बात है, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो। सीधी सी बात है भाई कि अगर प्रतिरोध किस चीज के लिए, प्रतिरोध किस चीज के लिए, कि फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक सके, यानी कि करंट को रोक सके। तो सीधी सी बात है कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगी। ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही बात यहां पर कही गई है, किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके अपोजिट होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यदि प्रतिरोध 2 गुना हो जाए तो विद्युत धारा कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, विद्युत धारा आधी हो जाएगी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती यहां पर होता है। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई कि क्या होता है। तो प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए कि जो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये जो चालक का बच्चों प्रतिरोध है ये किस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है आपसे कि किसी भी चालक में जो प्रतिरोध है, वो जो गुण है जो कि विद्युत प्रवाह को रोकने का काम करता है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, चालक की लंबाई पर। ठीक है, चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा उसके पदार्थ की प्रकृति, यानी जिससे वो चालक बना हुआ है उसके पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, ये तो ये 2-3 चीजें हैं जिन पर प्रतिरोध डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर, चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करता है। अब यहां पर बात करें कि सीधी सी बात है
कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो बताया गया है कि एक समान चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा जब लंबाई बढ़ेगी किसी चालक की, ठीक है, और प्रतिरोध जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब उसका उसके तार की, यानी कि वो जो चालक होगा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को यहां पर दर्शा दिया गया है, लंबाई के साथ उसका संबंध दिखा दिया गया है रेजिस्टेंस का, और साथ ही साथ उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का भी संबंध दिखा दिया गया है जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा कि जैसे एक समझिएगा कि जैसे धातुएं होती हैं, तो धातुएं मान लीजिए एक धातु हुई, ठीक है, एक धातुएं हुई प्लस दूसरी धातु हुई, तो जब दो धातुएं आपस में या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है अपनी जिन धातुओं से मिलकर बनी होती हैं उनसे ज्यादा होता है, यानी इसका प्रतिरोध कम हो सकता है, इसका प्रतिरोध कम हो सकता है, लेकिन जब दोनों से मिलाकर एक मिश्र धातु तैयार की गई तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। यही वजह होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जो यंत्र बनाए जाते हैं, वो उनमें मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्रतिरोध ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होंगी प्रतिरोध नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो होंगे चार्जेस, जिसकी वजह से वो खराब हो सकती हैं, जल्दी से वो गल सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो इसलिए मिश्र धातुओं से ही हम विद्युत संयंत्रों को बनाने का काम करते हैं। तो वही चीज यहां पर इन्होंने बताई है कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। तो मतलब यह है कि मिश्र धातुओं से उपकरण बनाए जाते हैं जिनका प्रतिरोध कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है, आपके धातुओं से। तो इसी वजह से वो जल्दी खराब ना होने पाए, इसलिए मिश्र धातुओं से बनाई जाती हैं जिनका प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होता है। तो व्यापक रूप से मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है? प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। अब यह होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बनाई गई है तो उसमें प्रतिरोधों को लगाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंट्रोल हो सके, यानी उनको नियंत्रित कर किया जा सके। तो जो करंट बह रही, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट जो बह रही है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत जो विभवांतर है या इलेक्ट्रिक करंट या जो विद्युत धारा है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कभी कभी हम प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। तो दो तरीके से प्रतिरोध लगाए जाते हैं। एक प्रतिरोध क्या लगाया जाता है? ऐसे प्रतिरोधों को ऐसे लाइन टू लाइन जो है वो अरेंज कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो आपका ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, यहां पे जो प्रतिरोध होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम इस तरीके से संयोजन करते हैं प्रतिरोधों का तो इसे बोला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर इसके अलावा जो है हम अपने ज्यादातर जो घरों में हमारे यहां यूज किया जाता है ज्यादातर, वो कैसा किया जाता है? पार्श्व क्रम संयोजन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहां पे दो बिंदुओं पर जो है वो कनेक्ट करके और प्रतिरोधों को श्रेणी में इनको पार्श्व क्रम में इनको क्या किया जाता है? इनको संयोजित किया जाता है, इनको इस तरीके से संयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? R1 ऐसे कर दिया, R2 R3 इस तरीके से कर दिया जाता है और ऐसी कंडीशन में X Y के बीच में संयोजित किए जाते हैं और इनसे क्या होती है? हमारे करंट या विद्युत धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से संयोजन किया जाता है। अब बात होती है विद्युत धारा के तापी, बस उसको जान लीजिएगा बस कि क्या श्रेणी क्रम कैसा दिखता है और साथ ही साथ पार्श्व क्रम कैसे दिखता है, बस आप एक जान लीजिए। अब यहां पर बात की जा रही है कि विद्युत धारा के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, जब विद्युत धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन्स
जब फ्लो हो रहे हैं, आवेश जब फ्लो हो रहे हैं, तो ये जो आवेशित, मान लीजिए कि आवेशित जो कण हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं आपके किसी भी चालक के अंदर, तो ये जो आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं जब ये आपस में फ्लो हो रहे हैं, बहुत तेजी से फ्लो हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और जब कोई चीज टकराती है, मान लीजिए हम इसी पर यहां पर टकराते हैं, तो क्या हो रहा है, यहां पर हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, यहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जब कभी भी किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक दूसरे से टक्कर मारते हैं, चालक के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, और इस टक्कर की वजह से हीट एनर्जी डेवलप होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसी ऊष्मा को, यही इसका मतलब क्या होता है, इनके फ्लो करने से, इनके टकराने से ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी ये जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल दी जाती है, और इनका उपयोग हम अपने घरों में बहुत सारी मशीनों में, बहुत सारे यंत्रों में करते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि भाई सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसी की वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेजी से फ्लो होंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में हमें दिखाई पड़ेगी। तो ये जो ऊष्मा होती है, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है, वो ऊष्मा में बदल जाती है, और इसी का प्रयोग हम अपने घरों में बहुत सारे यंत्रों में कर लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और उसका और ऐसा हम कई यंत्रों में करके हम उसको अपने डेली जो घर में यंत्र लगे हुए हैं उनमें इसका उपयोग हम लोग इसका कर लेते हैं। कहां पे उपयोग करते हैं? देखिए, जैसे विद्युत इस्त्री में इसका उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम लोग प्रेस करते हैं ना, तो उसी वो जो हीट एनर्जी निकल रही, ऊष्मा निकल रही, उसी की मदद से उस हीट एनर्जी का उपयोग करके हम कपड़ों को प्रेस कर लेते हैं। विद्युत टोस्टर में हम लोग क्या करते हैं कि अपने ब्रेड को जो है वो सेक लेते हैं। विद्युत तंदूर के अंदर हम लोग खाना पका लेते हैं। विद्युत केतली के अंदर चाय बना लेते हैं। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वही जब ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है तो हीट एनर्जी में बदल जाती है, उसी का उपयोग हम लोग यहां पर करते हैं। ठीक है, इसी की तरीके से हम लोग जो है इसी का उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा का ही उपयोग करके हम बल्ब जलाते हैं। ठीक है, बल्ब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है पहले ऊष्मीय ऊर्जा में, फिर वही ऊष्मीय ऊर्जा का कुछ भाग जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाता है, और फिर उसी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने घरों में बल्ब अपने अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं। तो बल्ब क्या करते हैं, उसी ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देते हैं, और फिर उसका उपयोग हमारे घरों में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे बल्ब में जो तंतु होते हैं जो जलते हैं, ठीक है, जो हीट होते हैं, हीटेड होते हैं, और तो वो किससे बनाए जाते हैं, वो टंगस्टन से बनाए जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी गले ना, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। और साथ ही साथ बल्ब के अंदर, जैसे ये बल्ब है, तो इस बल्ब के अंदर इस तरीके से तंतु आपने देखे होंगे ऐसे करके, तो ये तंतु तो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन ये और भी सारी, ये जो तंतु होता है अन्य किसी गैस से अभिक्रिया ना करे तो क्या होता है, इसके अंदर कुछ अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। अक्रिय गैसों में भर दिया जाता है, नाइट्रोजन भर दी जाती है, इसके अलावा जो है आर्गन भर दी जाती है। तो याद रखिएगा, बर्फ जो आपका बल्ब है, उस बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भर दी जाती हैं, जिससे कि ये इस टंगस्टन से अभिक्रिया ना करे, और जिसकी वजह से क्या हो कि ये जल्दी गलकर खराब ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि जो इसके वायर्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, जो इसके तंतु होते हैं बल्ब के, किससे बनाए जाते हैं, टंगस्टन से बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी पिघलता नहीं है, उच्च ताप पर ये पिघलता नहीं है। इसी के हिसाब से हमारे घरों में फ्यूज लगाया जाता है, जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बहुत तेजी से आ जाए, मतलब वोल्टेज जो है वो बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक जगह पर फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज जो है के बीच में एक वायर डाल देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, और ये वायर जो होता है, इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, फ्यूज ऐसी धातु मिश्र धातु से होता है जिसका उचित गलनांक हो, मतलब इसका गलनांक बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि जैसे ही ज्यादा वोल्टेज का करंट आए ये तुरंत गल जाए, जब तुरंत गल जाएगा तो तुरंत टूट जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि आप देख लेंगे कि कोई फॉल्ट तो नहीं है, और फिर उसके फॉल्ट तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये करंट बह जाती तो क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज वाली करंट आ जाती, तो ऐसी कंडीशन में पूरा घर के सारे जो भी यंत्र लगे हुए हैं खराब हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि उच्च विद्युत जो हाई वोल्टेज वाली जो करंट होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं, और फ्यूज में उचित गलनांक वाला मटेरियल यूज करते हैं जो जल्दी से गल जाए। जो ज्यादा वोल्टेज वाली करंट है तो तुरंत हीट होकर जल जाए, टूट जाए, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो जाए और हमारे घर की जो चीजें हैं वो बच जाए, यंत्र बच जाए। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम एल्युमिनियम का उपयोग कर लेते हैं, कॉपर, आयरन, लेड का उपयोग कर लेते हैं इस तार
को जोड़ मतलब फ्यूज के अंदर जो तार यूज किया जाता है वो इन सब चीजों का यूज किया जाता है। तो वही बात कही गई कि फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन आदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के ताप में वृद्धि होती है, इससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। वही बात जो मैंने आपको बताई वही चीज यहां पर लिखी गई है। ठीक है, तो होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज आती है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, पहली बात तो शक्ति मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं बच्चों? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब यह है कि जब विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, यानी कि जब कोई विद्युत परिपथ होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा क्षय हो रही है, वो विद्युत ऊर्जा जो लॉस हो रही है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति कही जाती है। तो किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P को P से डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू V इंटू I हो जाता है। और इससे इसका जो मात्रक होता है, यानी कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। इसी वजह से हमारे घरों में बल्ब हो या कोई भी चीज हो तो उसे किस चीज से नापा जाता है? वॉट से नापा जाता है। ठीक है, एक वॉट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब क्या होता है कि बड़ी चीजों को नापने के लिए इसके मात्रक को किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है, जो 1000 वॉट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। अब जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो वॉट आर होता है, यानी वॉट घंटा होता है। अब इसको समझिएगा, तो 1 वॉट घंटा या 1 किलोवाट मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो इसे इस तरह से समझिएगा, 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1000 वॉट का मान लीजिए कि कोई भी आपके यहाँ यंत्र चल रहा है, अगर वो 1 घंटे तक चलता रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट पर आर कहा जाता है। ठीक है, 1000 वॉट का कोई भी चीज अगर 1 घंटे तक जलता रहे तो इसे 1 किलोवाट आर के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 3.6 × 10⁶ जूल में के बराबर होती है। अब इसे कभी कभी हम लोग, अच्छा, इसे एक यूनिट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट आर जो होता है वो एक यूनिट कहलाती है। मतलब अगर 1000 वॉट का कोई भी संयंत्र आपके घर में चल रहा है, अगर 1 घंटे तक चल रहा है तो इसका मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग नॉर्मली जो है अपने घरों में कितना बिजली एक कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए रूम हीटर है, तो 1000 वॉट का रूम हीटर है, अगर वो 1 घंटे तक चल गया इसका मतलब 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो अक्सर हम लोग अपने घर के बिजली के बिलों को कैलकुलेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसको सिर्फ थोड़ा समझने के लिए अपने व्यवहारिक रूप से अपने घरों में उपयोग किया जा सकता है कि जैसे 400 वॉट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे रोज चलाया जाता है, 3 रुपए प्रति किलोवाट आर की दर से, यानी कि 1 यूनिट बिजली की जो कीमत है 3 रुपए है। ठीक है, 30 दिन तक चलाने के लिए इस ऊर्जा का, यानी कि अगर हम सीधी सी बात है इसको सिंपल कर दे, 400 वॉट का विद्युत रेफ्रिजरेटर है, रोज 8 घंटे चलता है, 30 दिन तक चलाया जाए तो आप बताइए कि कितने रुपए की बिजली ये खर्च करेगा। ठीक है, तो इस मतलब 1 यूनिट बिजली की जो है वो 3 रुपए इसका मतलब कॉस्ट है। तो 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर जो है कुल ऊर्जा कितना लेगा? 400 वॉट का है, 8 घंटे रोज चल रहा है और 30 दिन तक चल रहा है, तो कुल मिला के आ गया 96,000 वॉट आर। और इसको किलो में बदलेंगे तो ये 96 किलो वॉट आर, यानी कुल मिला के जो बिजली की यूनिट खर्च हुई है 1 किलो वॉट आर का मतलब ये हो गया ना 1 यूनिट, तो इसका मतलब 96 यूनिट बिजली खर्च हुई है। तो इसका मतलब 96 यूनिट और 1 यूनिट की कीमत 3 रुपए, तो 96 × 3 से इसको क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा? ये 388 रुपए का बिल आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। कभी आप इस तरीके से इसका उपयोग अपने घरों की बिजली को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। तो मतलब ये 100 वाट का बल्ब जल रहा है, अगर 1 घंटे तक जलेगा तो कितने किलोवाट आवर है उसके हिसाब से लगाकर आप उसके अपने बिजली के बल्ब का भी आप यूनिट निकाल सकते हैं। फिर उससे जितनी यूनिट में आपके यहाँ बिजली का बिल आता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर है। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, शानदार तरीके से आपको समझ में आई होंगी, और होप कि आपने इसको काफी एंजॉय किया होगा, तो और इससे आपको काफी फायदा मिल रहा होगा। तो इसके आगे की जो कहानी है, आगे का जो चैप्टर है, उसे हम लोग कल देखेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।